हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रो एसटी और आज हम लेने वाले हैं आप ही के क्लास का जो कि स्टैंडर्ड 8 का हम 14 चैप्टर लेने वाले मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट। इस चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, थर्मोमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एक्सपांशन ऑफ एलिमेंट्स, एक्सपांशन ऑफ सब्सटेंसेस कैसे होते हैं। इन सब चीज़ों को सिखाने के बाद मैं इन सभी चीज़ों के न्यूमेरिकल्स भी जो टेक्स्ट बुक में दिए गए उसे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को बिना कोई समय नहीं गवाए। ओके चलो, तो इस चैप्टर में सबसे पहला टेक्स्ट बुक में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमें कि विच सोर्स डू वी गेट हीट फ्रॉम। हमें हीट जो है किन किन सोर्स से मिलती है। ओके, तो इसमें हम पहला आंसर है, इसमें हमें जो हीट मिलती है सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है वो है सन। जो अर्थ को सबसे ज़्यादा हीट मिलती है वो सन से ही मिलती है। Okay, sun is the biggest source of heat received by the earth. Large amount of heat is generated due to nuclear fission taking place in its center. This process of hydrogen nuclei fuse together to form हीलियम न्यूक्लियाई जनरेटिंग द हीट। मतलब एक एटॉमिक एनर्जी की तरह एक एटॉमिक बम जैसा फटता है सन के ऊपर, जिसके वजह से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है और उसी की थोड़ी सी हीट जो है अर्थ तक आती है। ओके, वो क्या होता है एग्जैक्टली? हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो होता है वो फॉर्म होता है न्यूक्लियाई में फॉर्म होता है, जनरेटिंग हीट इन द प्रोसेस। सम ऑफ द इट रीच द अर्थ टू फॉर्म द लाइट एंड हीट। बस यही चीज़ है जिससे हमें सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ हीट जो मिलती है वो सन से मिलती है। नेक्स्ट सोर्स ऑफ हीट है अर्थ। अर्थ में भी हीट है। अर्थ में कहाँ पे? एज द टेम्परेचर ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हाई। जैसे ही आप अर्थ में सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जाओगे तो आपको टेम्परेचर काफ़ी बड़ा हुआ मिलेगा। जैसे कि अर्थ के मैंटल में और क्रस्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द सरफेस ऑफ द टेम्परेचर विच इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। The earth also source of the heat. This heat is also called as geothermal energy. इसको क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी। किसको बोलते हैं? जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर वाली जो गर्मी होती है, जो हीट होती है, उसे हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। और हीट हमें कहाँ से मिलती है? हीट मिलती है हमें केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी मतलब क्या? अगर आप कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस को आप अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हो तो एक केमिकल रिएक्शन होता है। उसी केमिकल रिएक्शन में हमें हीट मिलती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोल इज बर्न, देयर इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ये फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी से क्या होती है? हीट जनरेट होती है और उसी रिएक्शन में हीट डिसिपेट भी होती है। फिर हमें हीट कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हमारी डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं। आयरन, गीज़र, हीटर, ये सारी चीज़ें क्या है? हमें हीट प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर आता है एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी में भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लेकर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होंगे? यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम और थोरियम जो होते हैं ये अंडरगो होते हैं फिशन में। यहाँ इसमें होता है फिशन और उसी फिशन से प्रोड्यूस होती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और उस हीट को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर जो हम उसको हीट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके चलो आगे। सिक्स्थ सोर्स ऑफ हीट इज एयर। एयर में भी बहुत सी हीट प्रोड्यूस होती है या फिर एयर के अंदर बहुत सी हीट होती है। अभी आप बोलोगे सर एयर के अंदर हीट कहाँ से होती है? एयर के अंदर की हीट ही हमारे पूरे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। समझे? जैसे कि आप इक्वेटर पे जहाँ पे एयर होगी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो एयर क्या करेगी? टुवर्ड्स पोल ट्रैवल करेगी। वेयर एज पोल की जो टेम्परेचर होगी, जो एयर की टेम्परेचर होगी वो ठंडी होगी, तो वो जो एयर है वो ट्रैवल करेगी इक्वेटर की तरफ, तो एक करंट बनेगा और इसी से पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो एयर भी जो होता है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर प्रेजेंट होता है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है, एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ओके चलो, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो लेट्स रिकॉल वाला था। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ इज हीट ट्रांसफर्ड। हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? हीट ट्रांसफ़र होती है तीन तरीकों से, कंडक्शन, कन्वेक्शन
और रेडिएशन। ये 3 तरीकों से हीट ट्रांसफ़र आप कर सकते हो, या फिर ये 3 तरीके हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन में क्या होता है, जहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ऑब्जेक्ट के साथ में, मतलब हीट का कांटेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ होता है, और जब वो हीट फ्लेम या फिर हीट जो होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है, जिस तरह से यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि अगर आप कोई लोहे का रॉड है, यहाँ पे अगर किसी ने फायर लगा दिया तो ये हीट जो होगी ये रॉड थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ये जो मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा, इसे हम कहेंगे कंडक्शन। ओके, सिमिलरली कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स होते हैं। मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स मतलब एक करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो के वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि यहाँ पे गैस के ऊपर एक वेसल रखा है, वेसल के अंदर पानी है, राइट। अभी जब ये पानी गर्म होगा तो क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होगा, राइट। तो नीचे वाला पानी जब गर्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, वो पानी जो गर्म पानी है वो ऊपर की तरफ आएगा, वेरएज जो ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, और एक वाटर करंट उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। ये नेचुरल प्रोसेस में होगा, इसमें कोई हम कुछ करेंगे नहीं, उसको ना स्टरर लगाएंगे ना कुछ, बट वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एक करंट की तरह फ्लो करेगा। और वो क्यों करेगा, ताकि यूनिफॉर्मली पूरा पानी गर्म हो सके। और इस तरीके के ट्रांसफ़र ऑफ हीट को हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन। ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट का मेथड होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन, जहाँ पे मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स हम देखते हैं, मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, मूवमेंट ऑफ एयर। ओके, तो कन्वेक्शन हम यूजुअली माइक्रोवेव में भी देखते हैं, या फिर एयर ड्रायर, या फिर एयर ड्रायर जो होते हैं उसमें भी हम इस मेथड से हीट ट्रांसफ़र हुए देख सकते हो। फिर लास्ट वन इज रेडिएशन। ये मेथड ऑफ रेडिएशन, ये एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया है, सन का दिया हुआ है, क्योंकि सन से जो हीट निकलती है, हीट और लाइट निकलती है, वो वैक्यूम थ्रू पास होके हमारे एनवायरनमेंट में आती है। तो ये जो आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है, या फिर इंफ्रारेड रेस के फॉर्म में आती है। तो ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है ये या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से होता है या तो इंफ्रारेड वेव से होता है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं, इस मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट को बोलते हैं हम रेडिएशन। तो टोटल 3 मेथड है जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। अभी हम आगे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। विच इफेक्ट ऑफ हीट डू यू नो। आप अगर किसी चीज़ को गर्म होते हुए देख रहे हो तो आप उसके अंदर क्या इफेक्ट उसके ऊपर पड़ रहे हैं गर्म होने के बाद में, ये आपको उसने पूछा है, टेक्स्ट बुक में पूछा है। ये तो काफ़ी सिंपल है, ये तो शायद आप भी बोल सकते हो इसका आंसर, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको इसमें हिंट भी देने की, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ कि सबसे पहले कोई चीज़ को मैं अगर गर्म कर रहा हूँ या फिर किसी चीज़ के ऊपर हीट पड़ रही है तो उसका सबसे पहला इफेक्ट होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर क्या होगा, फिर वो एक्सपांड होगा मतलब किसी भी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो यूजुअली वो एक्सपांड होता है, वो फैलता है ना। किसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो वो सिकुड़ जाता है, इट गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, है ना। जिसको हम गर्म करेंगे वो फैलेगा, जिसको हम ठंडा करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कोई भी सब्सटेंस होने दो, आयरन, मेटल, आइस, वाटर, गैस, कोई भी हो। फिर क्या होगा, फिर वो कंटिन्यू हीट देंगे तो वो अपना स्टेट भी चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। केमिकल चेंज भी हम उसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंज इन शेप एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उसकी होंगी। तो ये सारे चेंजेस अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सब्सटेंस को एक्सेसिव हीट देते रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आप उस सब्सटेंस में ऑब्जर्व करेंगे। बस यही सवाल उन्होंने पूछा था रिकॉल में। अब हम चलेंगे आगे। ओके, आगे हम समझेंगे हीट के बारे में। ओके, अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। हीट और टेम्परेचर के बारे में अभी मैं 5 मिनट में जो समझाऊंगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना ध्यान से। तो हीट इज़ नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। वो कैसे फ्लो होता है? वो हीट जो फ्लो होता है वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होता है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। दो चीज़ों के टेम्परेचर के बीच में अगर डिफरेंस होगा तो हॉट ऑब्जेक्ट की हीट वो कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होगी। ओके, ये सिंपल सा हीट का डेफिनेशन है। हीट इज नथिंग बट द एनर्जी इन द मोशन। हीट जो है वो एनर्जी है, बट वो एनर्जी क्या है? हमेशा मोशन में होती है। हीट इज द
टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द सब्सटेंस। हीट क्या है? टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अभी ये चीज थोड़ा सा डाइसी है, इसको मैं आपको और ब्रेक करके समझाता हूं, आपको क्या चीज मैं चाहता हूं आपको समझे। ओके, लेट अस सी कि मैंने एक स्टील की प्लेट ले ली, मैंने एक स्टील की प्लेट ले ली यहाँ पे। ओके, ये मेरी एक स्टील की प्लेट है। अभी ये स्टील की प्लेट या फिर कोई भी सब्सटेंस होगा, ये सब्सटेंस किन चीज़ों से बनता है? जैसे बॉडी बनती है नंबर ऑफ सेल्स से, वैसे ही सब्सटेंस बनते हैं नंबर ऑफ एटम से। अब मैं यहाँ पे बहुत सारे एटम्स है इसमें, है ना, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट है, बराबर। ये सारे एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग के वजह से ये एक शीट ऑफ मेटल बना हुआ है। अभी जो ये एटम्स है, ये एटम्स होते हैं, ये फ्री एटम्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये फिक्स नहीं होते यहाँ पे, ये अंदर ही अंदर क्या करते हैं, डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं। ये क्या होते हैं? अलग अलग डायरेक्शन में कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है उसका, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये ऐसे ये अलग अलग डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। बस समझे? तो ये जो एटम बने हैं ये अलग अलग डायरेक्शन, शीट के बाहर नहीं, शीट के अंदर ही, मतलब अंदर ही अंदर वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। ओके, अभी जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है उसके अंदर एक कैनेटिक एनर्जी होती है। अभी ये डेफिनेशन में के के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी के क्या होता है? के दैट इज कैनेटिक एनर्जी। Kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motion। ये उसका डेफिनेशन है। Kinetic energy क्या है? ध्यान से देखना, ध्यान से सुनिए। Kinetic energy is nothing but the energy possessed by an object due to its motion। उसका फॉर्मूला भी है हाफ mv², वो अभी आपको नहीं है। ओके, जो अभी आपको ये टॉपिक में नहीं है, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें जानना जरूरी है ताकि आप ये पूरी चीज़ों को अच्छी तरह से समझे। ओके, के इज वॉट? हाफ mv²। एंड इसका ऑपोजिट होता है पीई। पीई इज पोटेंशियल एनर्जी और उसका फॉर्मूला है mgh, मास, ग्रेविटी एंड हाइट। और पीई का डेफिनेशन क्या है? एनर्जी पजेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। जितने हाई पोजीशन पे होगा उतना हाई पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर होगा। जैसे डैम में पानी होता है ना, तो पानी ऑटोमेटिकली नीचे गिरता है, तो डैम अगर हायर एल्टीट्यूड पे होगा तो उसके अंदर जितना हाइट रहेगा उतना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा उसका। ओके, हम उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम वापस इसी टॉपिक पे आएंगे, कैनेटिक एनर्जी के बारे में। ओके, तो ये जो एटम्स है, ये जो स्टील की प्लेट में ये जो एटम्स है ये मूव कर रहे हैं प्लेट के अंदर। ओके, तो ये जब मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है? कैनेटिक एनर्जी इसके अंदर आ रही है ना, इसके अंदर कैनेटिक एनर्जी है इन एटम्स के अंदर। तो टोटल कैनेटिक एनर्जी कितनी है सारे पार्टिकल्स में? वो होता है उसकी हीट। वो क्या होता है? उसकी हीट। क्या होता है? टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल एटम्स। ओके, टोटल कैनेटिक एनर्जी, एक मिनट यहाँ पे मैं ठीक से लिख देता हूं। टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ all the atoms is heat। ओके, अभी जैसे कैनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम बढ़ेगी तो सब्सटेंस का हीट भी बढ़ेगी, सब्सटेंस ज़्यादा गर्म होगा। whereas आप उसको ज़्यादा गर्म करोगे तो उसके अंदर के एटम्स की कैनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ये कॉमन लॉजिक। ओके, तो when the particle move faster they have more kinetic energy, the object is more heated। समझ गए? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, ये हमने पहले ही पढ़ दिया है। हीट का जो हीट मेजर किस में होती है? जूल्स में होती है। किस में होती है? जूल्स में होती है। इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछेंगे एग्जाम में, अंडरस्टूड? तो हीट हमेशा मेजर होती है जूल्स से। इट इज मेजर्ड यूजिंग कैलोरीमीटर। ये लो और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आ सकता है। हीट इज मेजर्ड यूजिंग कैलोरीमीटर। हीट किससे मेजर करते हैं? कैलोरीमीटर से। हीट का पैरामीटर क्या है? मेजरिंग का पैरामीटर, तो वो होता है जूल। ओके, हीट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
ओके, हीट किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट का मास के ऊपर डिपेंड करता है हीट। सपोज एक ऑब्जेक्ट होगा 1 kg का, एक ऑब्जेक्ट होगा 2 kg, वही सिमिलर ऑब्जेक्ट होगा 2 kg का, दोनों का टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस है ना, बट 2 kg वाले ऑब्जेक्ट में हीट ज़्यादा होगी क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, वेर एज 1 kg का हीट होगी कंपैरेटिवली उससे आधा होगा 2 kg का। तो हीट किसके ऊपर डिपेंड है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्टर। टेम्परेचर डिफरेंस, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर हीट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हीट किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दोनों का टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर भी हीट डिपेंडेंट है। और नेचर ऑफ द सब्सटेंस भी ज़्यादा मायने रखता है। कौन सा? अगर कॉपर को आप 25 डिग्री पे रखोगे और आयरन को 25 डिग्री पे रखोगे तो कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट है, अब्जॉर्ब करने की ताकत है, वो ज़्यादा है, तो कॉपर ज़्यादा गर्म रहेगा, ज़्यादा हीट रहेगा उसके अंदर, इवन तो दोनों का टेम्परेचर सेम है। ओके, तो नेचर ऑफ द सब्सटेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है while measuring of the heat. Okay, example, if you put a spoon in the cold water, heat flow from the spoon to the water until both of them reach to the same temperature. गरम चमचे को पानी के ग्लास के अंदर डालोगे तो गरम चमचा हीट डिसिपेट करेगा पानी के अंदर, तब तक करते रहेगा जब तक पानी का और चमचे का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हीट फ्लो कैसे होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बस वही बात है। चमचा गर्म है तो इट इज इन द हायर टेम्परेचर, वाटर इज कोल्डर देन द स्पून, देन द स्पून विल ट्रांसफर हीट टू द वाटर अप टू देन के स्पून का टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर इक्वल हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शीट पे। नेक्स्ट शीट पे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। जो हमने हीट के बारे में पढ़ा, अभी हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज। तो टेम्परेचर इज नथिंग बट द वी कैन से पैरामीटर टू मेजर द हीट, बट हीट इज द कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। अभी क्या डिफरेंस है वो अभी हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। बट टेम्परेचर क्या है? इट इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड इज ऑब्जेक्ट। अभी टेम्परेचर जो होता है ना, ये काफ़ी क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव होता है। रिलेटिव मतलब क्या होता है कि मैंने किसी चीज़ को हाथ लगाया, ये गर्म है, ये ठंडा है ना, मैंने इसको हाथ लगाया, ये गर्म है, ये ठंडा है, बट एक्चुअल में कितना गर्म है कितना ठंडा है ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगेगा। अभी ये गर्म है, मैं किसके कंपैरिजन में कह रहा हूँ? अपने बॉडी के टेम्परेचर के। मेरा बॉडी का टेम्परेचर सपोज 36-37 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो अगर उसका टेम्परेचर 70 होगा, मैं उसको टच करूँगा तो मुझे गर्म लगेगा, वेराज मैं आइस को टच करूँगा ये तो ठंडा है, दिस इज कोल्ड। तो ये रिलेटिव है, गर्म ठंडा इज रिलेटिव टू माई बॉडी। अंडरस्टूड? तो टेम्परेचर जो होता है ये काफ़ी रिलेटिव होता है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए इसको मेजर करने के लिए एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। ओके, अभी इसका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम सही से पढ़ेंगे, बट उससे पहले टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर टेल्स अस हाउ फास्ट द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस आर मूविंग, दैट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एटम्स। अभी हमने एवरेज कैनेटिक एनर्जी, ये क्या होता है? एवरेज क्या, हमने जो हीट में पढ़ा था वो टोटल कैनेटिक एनर्जी पढ़ा था। मतलब वो जो स्टील प्लेट जो मैंने आपको डिज़ाइन करके दिखाई थी, कहाँ गया वो? ओके, वो जो स्टील प्लेट है ना, इसमें मैंने एटम्स को डिज़ाइन किया था आपके लिए, है ना, एटम को डिज़ाइन किया था यहाँ पे 3 4 5 6 7, है ना। इसकी जो एटम की मूवमेंट होती है उसको हम कैनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अभी कैनेटिक एनर्जी, टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स और एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। टेम्परेचर जो होता है वो एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द एटम्स इन द ऑब्जेक्ट होता है, वेर एज हीट जो होता है वो टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें क्या है? टेम्परेचर इज मेजर्ड ऑन द एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स और द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। बस ये याद रखना, एवरेज कैनेटिक एनर्जी और टोटल कैनेटिक एनर्जी। डिस्टिंग्विश बिटवीन में अगर पूछेंगे हीट टेम्परेचर के बीच में तो यू हैव टू पुट दिस पॉइंट एज वेल। ओके, फिर इफ द पार्टिकल मूव्स फास्टर टेम्परेचर इज हाई, इफ द पार्टिकल मूव्स लोअर टेम्परेचर इज लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें? टेम्परेचर शोज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इट जस्ट शोज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इट इज मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर। टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं?
थर्मोमीटर से। और हीट कैसे मेजर करते हैं? कैलोरीमीटर से। याद है हमने लास्ट शीट में मैंने आपको बताया था हीट मेजर करते हैं कैलोरीमीटर से। टेम्परेचर का जो पैरामीटर है या फिर टेम्परेचर का जो यूनिट है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो तीन यूनिट्स है। एक है सेल्सियस, दूसरा है केल्विन और तीसरा है फ़ारेनहाइट। बट जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर का, एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, इट इज़ केल्विन। वो क्या है? केल्विन। ओके, ये याद रखना, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, केल्विन से ही जो भी हमारे स्पेस मिशंस होते हैं या कोई हम नया जेट इंजन डिज़ाइन करते हैं या कोई हम रॉकेट बनाते हैं या कोई मिसाइल बनाते हैं, उसमें अगर कोई भी टेम्परेचर वाला पैरामीटर हमको मेजर करना है या उसे हमें नोट डाउन करना है तो हम उसको केल्विन से ही मेजर करते हैं। अब ये केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये क्या है? दीज आर द पैरामीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर। जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हमारे पास में अलग अलग पैरामीटर्स है। एक होता है मीटर, फिर होता है किलोमीटर, फिर सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइल्स, राइट। तो उसी तरह से टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी 3 सेपरेट पैरामीटर्स है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। बेसिकली एसआई यूनिट है वो केल्विन है, इतना याद रखना। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने हीट वाले जो पढ़े थे, हीट पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट पूरा डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर मेजर करते वक्त मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट का कोई भी रीज़न नहीं होता है या फिर कोई भी उसका इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर के ऊपर। अगर मास 1 किलो हो या 5 किलो हो, उसका टेम्परेचर अगर हीट उतना होगा तो टेम्परेचर उतना ही दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे हमने दिया हुआ है ए स्मॉल कप ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड अ बिग बकेट ऑफ बॉइलिंग वाटर हैव सेम टेम्परेचर। एक छोटे से कप में अगर आपने गर्म पानी बनाया और एक बड़ी सी बाल्टी में गर्म पानी बनाया, तो दोनों का भी टेम्परेचर सेम होगा। इवन दो द बकेट कंटेंट्स मोर हीट, बकेट के अंदर हीट ज़्यादा होगी, ग्लास के अंदर हीट कम होगी, बट दोनों का टेम्परेचर भी सेम ही होगा। बस यही है टेम्परेचर क्या, सब जो भी टेम्परेचर के बारे में जो भी मुझे आपको बताना था, बस इसी में पूरा टेम्परेचर का पूरा डिटेल्स आ गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं आगे। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन द यूनिट डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन इज यूज्ड इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में जब कोई टेम्परेचर मेजर करना है तो हम उसको केल्विन से ही मेजर करते हैं, वाइल अदर टू आर यूज्ड इन डेली लाइफ। दूसरा जो 2 पैरामीटर्स है ना, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, किधर गया हो? हाँ, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, सॉरी। तो इसका जो ये जो 2 पैरामीटर्स है, इसका जो हम यूज़ करते हैं वो डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है ना, हम अभी जो मेजर करते हैं, जैसे हमारे गूगल मैप्स के ऊपर या फिर हमारे थर्मामीटर के अंदर जो भी टेम्परेचर दिखाता है वो डिग्री सेल्सियस में ही दिखाता है। फ़ारेनहाइट भी यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट ज़्यादा करके यूरोपियन कंट्रीज़ में यूज़ होता है पैरामीटर टू मेजर द टेम्परेचर, एनवायरमेंटल टेम्परेचर। अभी ये जो हमने 3 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कोई तो रिलेशन होगा ना। रिलेशन क्या है उसका? तो उस रिलेशन इज़ नथिंग बट दीज 2 फार्मूलाज। इससे अगर हमको डिग्री सेल्सियस पता है तो हम फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, वो फ़ारेनहाइट में कितना है। अगर हमारे पास में फ़ारेनहाइट है तो हम डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में डिग्री सेल्सियस है तो हम केल्विन निकाल सकते हैं। केल्विन होगा तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते हैं, ओनली बाय सब्सटीट्यूटिंग इनटू द वैल्यूज़ इनटू दीज 2 फार्मूलाज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। इसी के बताता हूँ कि आप डिफरेंस बिटवीन हीट और टेम्परेचर को अच्छे से समझे। इस डिस्टिंग्विश बिटवीन टेबल को अच्छे से पढ़ लो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और अपने स्टडी मटेरियल में इसको रखो। मे बी एग्जाम में आपको 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। ओके, तो उस समय इसमें से अगर आप 4 पॉइंट लिख दोगे तो आपको ये 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। ओके, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अपना आज का क्लास ख़त्म करता हूँ। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे थर्मोमीटर, कैलोरीमीटर के बारे में, स्पेसिफिक हीट के बारे में और इफेक्ट ऑफ हीट्स के बारे में। ओके, तो चलिए अभी आज का वीडियो ख़त्म होता है। तो चलिए बाय बाय एवरीबॉडी।